नमस्कार। करंट अफेयर के इस नए लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 16 से 27 अक्टूबर के बीच में जो भी करंट्स में घटनाएं हुई हैं लेवल पे और साथ में हमारे छत्तीस उन सारी घटनाओं के बारे में आज हम जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए आने वाले प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये करंट अफेयर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत एक मिशन मून मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान 3 के नाम, है ना। और ये मून मिशन ऐसा मिशन था जो चांद के साउथ पोल पर भेजा गया था और सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया हमारे इसरो इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो ऐसा करने वाला पूरे वर्ल्ड में हमारा देश पहला कंट्री हो गया। तो जिस दिन ये ये जो मून मिशन जो सॉफ्ट लैंड किया चांद के साउथ पोल में, वो डेट था 23 अगस्त। और इसी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। मतलब आने वाले साल 2024 से हम इस 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ठीक क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 को इसी दिन लैंड कराया गया था चंद्रमा के साउथ पोल पे। ठीक है। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और जिस स्थान पे ये विक्रम लैंड किया वो जगह को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। बाकी इसके ऊपर एक और हमारे इंडिविजुअल एक वीडियो बना है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब बस इतना जानिए कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। फेरी सेवा स्टार्ट किया गया है 14 अक्टूबर 2023 को। डेट याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन इन दो देशों के बीच में चालू किया गया है ये जानना जरूरी है। ये है आपका भारत और श्रीलंका। ठीक, इन दोनों देशों के बीच में फेरी सेवा स्टार्ट किया गया। बोट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। जो प्लेन से जैसे आप जाओगे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगा, बाकी आप बाई बोट जाओगे तो कॉस्ट थोड़ा कम आएगा ट्रेवलिंग के लिए। तो भारत के नागपहिन से लेकर के श्रीलंका के कांके संथुराई के बीच ये फेरी सेवा स्टार्ट किया गया। किन दो देशों के बीच स्टार्ट किया, भूलना नहीं है, श्रीलंका और भारत। 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, जो अभी फिलहाल 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया वो चल रहा है, उसका जो मेजबान करता जो स्टेट है वो गोवा है। मेजबान ध्यान में रखिए, जो भी स्टेट इसका मेजबानी करेगा उसका नाम अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया का मेजबान जो स्टेट है वो गोवा है। ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 9 नवंबर को मतलब 9 नवंबर को ये खेल संपन्न हो जाएगा। ठीक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से गेम कराया जाता है और इस बार 2023 में लगभग 43 टाइप्स के गेम्स को इसमें शामिल किया गया, जिसमें से एक नया गेम है गतका। ठीक, ये सिखों का युद्ध कला है, युद्ध कला, है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि 37th नेशनल गेम्स में किस किस नए गेम को शामिल किया गया है, तो वो गतका आपको ध्यान में रखना है। और गतका सिखों का एक युद्ध कला होता है। तो ये इतना चीज है। मेजबानी राज्य आपको नहीं भूलना है गोवा। पहले इससे पहले 36वां हुआ था गुजरात में। जनरली शायद से हर 2 साल में होना चाहिए, परंतु कुछ कारणवश ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये गेम जो है ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। तो आप ध्यान में रखिए 37th नेशनल गेम के बारे में इतना चीज आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट कब हुआ था? 1924 में, है ना। तब उस समय पहली बार हुआ था लाहौर में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का उस समय बंटवारा नहीं हुआ था। तो उस समय लाहौर में गेम पहली बार हुआ था 1924 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत या आज़ाद भारत में पहली बार हुआ ये लखनऊ में। ठीक है, 29 अगस्त को नेशनल गेम्स डे मनाते हैं हम लोग। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक 2028 क्या खास होने वाले है यहाँ पे? पहले चीज आप देखिए, ये होगा लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। लेकिन इस ओलंपिक 2028 में एक गेम को शामिल किया जाएगा, वो है क्रिकेट। ठीक, तो क्रिकेट को किस ओलंपिक में शामिल किया गया? 2028 या 2024, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, कभी अभी नेक्स्ट ईयर 2024 में ओलंपिक होने वाला है, लेकिन उसमें क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया। क्रिकेट शामिल किया गया है 2028 वाले ओलंपिक में, है ना। वो होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। 2024 में जो ओलंपिक होगा वो है पेरिस फ्रांस में। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये चलेगा। रैपिड एक्स ट्रेन, ये इसको आप मिनी बुलेट ट्रेन भी बोल सकते हैं। ये देश का पहला रैपिड एक्स ट्रेन होगा।
इसकी शुरुआत हुई 20 अक्टूबर 2023 को और आम जनता के लिए इसे 21 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया। इसका नाम नाम इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है नमो भारत। और देश का पहला रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या है? तो नमो भारत। ठीक, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसकी स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर की। ये तथा एमएसपी में वृद्धि। तो केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसमें 4% का वृद्धि किया गया है। साथ ही साथ कुछ रबी फसल भी हैं 6 टाइप के, जिनके एमएसपी में वृद्धि किया गया है, जिसमें से आपको गेहूं के एमएसपी के बारे में ध्यान में रखना है। बाकी नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन गेहूं के एमएसपी में कितने रुपए का वृद्धि किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। गेहूं में 150 रुपये का वृद्धि किया गया है, ठीक, पर क्विंटल। पर क्विंटल आपको गेहूं में 150 रुपये का वृद्धि किया गया है। तो 2275 रुपये इसका एमएसपी है 2023-24। अरब सागर में चक्रवाती तूफान। अभी कुछ टाइम पहले एक बिपरजॉय करके भी आया था साइक्लोन। भी अरब सागर में एक तूफान उठ रहा है जिसका नाम दिया गया है तेज, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। एक भारतीय मौसम विज्ञान के केंद्र के द्वारा इस अरब सागर में उठने वाले चक्रवात को नाम दिया गया है तेज। ये ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा भी पूछा कि तेज नामक चक्रवात किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो अरब सागर। ठीक, बिपरजॉय अगर हिंद महासागर या अरब सागर। तो इतना चीज आपको पता है ना कि अरब सागर में तेज नामक चक्रवात भी बना है। आईएमएफ रिपोर्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी 1944 को। के सदस्य देश है 190 सदस्य देश। इन्होंने अभी ऐसा एक जिम किया है कि दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत की भागीदारी 5 साल, आने वाले 5 साल में 18% होगी। वर्तमान में जो अभी जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारा जो 16%, वो ग्रोथ रेट आने वाले 5 साल बढ़ के 18% हो जाएगा। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक कहना चाहिए संस्था है, काफ़ी बड़ी फाइनेंशियल संस्था है, आर्थिक संस्था है। जो ऐसा कोई देश जिसका इकोनॉमी कोलैप्स कर गया हो या जिसका इकोनॉमी विकास उतनी अच्छे से नहीं कर रहा हो। तो जैसे आप देखिए पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ का भी इकोनॉमी फिलहाल कोलैप्स कर गया है, तो उसको एक आर्थिक सहायता, वो गया था आईएमएफ के पास कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उन्होंने एज्यूम किया है कि आने वाले 5 साल में भारत का जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो 18% बढ़ सकता। विदाउट वोट विदाउट वोटर आईडी वोटिंग। यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है फिर भी आप 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट से आप वोट कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ऐसे करके आप लगभग 12 टाइप के आइडेंटिटी कार्ड से आप लिंक कर सकते हैं। ठीक, तो चुनाव आयोग ने वोटर आईडी के अलावा कितने ऐसे आइडेंटिटी कार्ड को अलाउ किया है वोटिंग के लिए? तो वो ध्यान में रखिएगा, 12। भारतीय अर्थव्यवस्था 2030। एस एंड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि 2030 तक भारत के 7,300 अरब डॉलर की जीडीपी की अर्थव्यवस्था बन सकती है। आप सभी जानते हैं भी भारत की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो उनका ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ 2030 तक 7300 अरब डॉलर की जीडीपी हमारी हो सकती है। भारत 2030 तक जापान को भी पीछे छोड़ देगा और दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी हमारी। वीज़ा के बिना श्रीलंका की यात्रा। कोरोना के बाद श्रीलंका का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से संकट में था। कारण ये था कि श्रीलंका का जो इकोनॉमी है पूरी तरह से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है ना। तो अब श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को अच्छे करने के लिए, तो जिन जिन देशों में ऐसा सिस्टम था कि विदाउट वीज़ा आप श्रीलंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो उन कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री कर दिया, जिसमें से हमारा भारत के अलावा 7 और देश हैं, है ना। तो ये है, अभी हाल ही में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्रीलंका कितने देशों को वीज़ा फ्री किया है? तो 7 देश, जिसमें हमारा भारत भी शामिल। अपार आईडी। अपार आईडी एक ऐसा आईडी है, ये बिल्कुल आधार कार्ड के ही जैसा ही होगा, 12 डिजिट वाला।
इसमें आप जो आपका जो पढ़ाई का जो ड्यूरेशन होगा नर्सरी से लेके कॉलेज, कॉलेज के बाद जैसे आप और आगे पढ़ाई करोगे तो उन सारे चीज़ों के बारे में इस अपार आईडी में डिटेल रहेगा कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है, किस किस क्लास में कितना परसेंट बना है, आपका ग्रेजुएशन क्या है। ये सारी चीज़ें आपको एक आईडी अपार आईडी में मिल जाएगा। इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक रजिस्ट्री, है ना। स्टूडेंट की यूनिक पहचान होती है अपार आईडी को लाया गया है। आने वाले टाइम में ऐसा बोल रहे हैं कि आर आई डी को आधार कार्ड से भी मर्ज कर सकते हैं, लेकिन अपार आई डी के बारे में आप इतना जानिए, स्टूडेंटों के लिए लाया गया है बेसिकली, और इसका पूरा फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ज्ञानेश ज्ञानेश्वरी यादव जो वेट लिफ्टर हैं, इनसे लेकर के पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये किस खेल से संबंधित है। अभी जो गोवा में जो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया जो चल रहा है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। सेकंड नंबर का गोल्ड मेडल है इनका इंटरनेशनल गेम्स में। छत्तीसगढ़ के लिए भी जो है सेकंड नंबर का गोल्ड लाई है। ज्ञानेश्वरी यादव जी 37वां नेशनल गेम गोवा में हो रहा है, और ये किस खेल से संबंधित है तो वेट लिफ्टिंग से। एग्रोलैंड महाद्वीप, अभी साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है तो उनको ये पता चला है कि एक और महाद्वीप था जो फिर समुद्र की काफ़ी गहराई पे स्थित है, तो उन्होंने उसका एक डिज़ाइन तैयार किया था, है ना। उनका नाम दिया गया उन्होंने एग्रोलैंड महाद्वीप। ऐसे उनका मानना है कि वर्तमान का जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और म्यांमार है, कभी वो जो एग्रोलैंड महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, है ना। ये हिंद महासागर में और लगभग 15 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। भारतवंशी वैज्ञानिकों का अमेरिका में सम्मान। दो ऐसे वैज्ञानिक हैं हमारे भारतवंशी वैज्ञानिक, सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल। इन दोनों को अमेरिका में एक वैज्ञानिक क्षेत्र पे जो विशेष कार्य करते हैं उनके लिए पुरस्कार दिया गया था, है ना। सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान दिया गया उन्हें। सुब्रा सुरेश जी को राष्ट्रीय विज्ञान पदक और अशोक गाडगिल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवाचार पदक, ये दोनों पदक उनको मिला है। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो एक UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर मीटिंग बिठाता है और मीटिंग करने के बाद उसके ऊपर डिस्कस करके एक प्रोपेगेंडा तैयार करता है कि पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके, है ना। जैसे आप अभी देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश तो किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, तो उसके ऊपर ये जो UNFCCC का सबसे बड़ा बैठक होता है उसको हम बोलते हैं कॉप, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसमें लगभग 197 से लेकर 200 तक के सदस्य देश होते हैं, और सारे सदस्य देशों के बीच में एक बैठक कराया जाता है। इस साल जो होने वाला है जो COP28 वो होगा UAE, इसका मेजबानी देश है। मेजबानी देश अक्सर पूछा जाता है। 28th कॉप समिट या कॉप बैठक का जो मेजबानी देश है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। पहला बैठक हुआ था 1995 बर्लिन जर्मनी में, और हेडक्वार्टर कभी नहीं भूलना है, कॉप का हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में, ठीक। भारत में भी भारत एक बार कॉप का जो है मेजबान कर चुका है, COP8 का सन 2002 में। सन 2002 में कॉप का भारत, हमारा देश जो है वो मेजबानी कर चुका है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये टोटली क्लाइमेट चेंज के ऊपर मतलब एक समझौता करते हैं सब आपस देश में कि दो देश ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। क्योंकि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया, उसमें पाया है कि यदि आने वाले 5 साल में हम ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं किए तो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, ग्लोबल बॉइलिंग। अभी सिर्फ गर्म होता है, उसके बाद हो सकता है अर्थ बॉयल भी होना स्टार्ट हो जाए, गर्मी कुछ इस कदर से बढ़ जाएगी। तो उसके ऊपर जलवायु परिवर्तन के ऊपर एक बैठक, स्पेशल बैठक बुलाया जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, उसको हम बोलते हैं COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का प्लेटफॉर्म है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में भारत की टॉप इंस्टीट्यूटों में से एक है हमारा
इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ बेंगलोर अंडर 100 में इनका रैंक आया हुआ है पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। आईआईटी भिलाई, नेचर इंडेक्स ने वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग जारी की जिसमें आईआईटी भिलाई को भी टॉप 100 के अंडर में शामिल किया गया और छत्तीसगढ़ का एकमात्र संस्थान है। पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिए। नेचर इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के किस संस्था को शामिल किया गया है, तो ध्यान में रखना आईआईटी भिलाई को। ठीक, टॉप में है आईआईसी बेंगलोर और आईआईटी बॉम्बे। नेशनल आइकॉन, अगस्त में नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर को चुना गया था, ये भी ध्यान में रखिए। चुनाव आयोग द्वारा हर साल कोई ना कोई एक नेशनल आइकॉन चुना जाता है ताकि वो नेशनल आइकॉन लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करते हैं ना, अवेयरनेस का काम करते हैं। तो इस साल अगस्त में सचिन तेंदुलकर को चुना गया, उसके बाद अभी अक्टूबर मंथ में राजकुमार राव, एक्टर राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन बनाया। तो ये दो लोग का नाम आप ध्यान में रखिए, सचिन तेंदुलकर नहीं है ऑप्शन में, राजकुमार राव आपको लेना है। ठीक, तो आज के लिए करंट के लिए बस इतना ही। थैंक यू।